तो लोकप्रिय चेहरों में आपको नाम सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का सुनाई देता है। लेकिन जब कहीं भीतर आप चलते हैं, चर्चा करते हैं, तो समझ में आता है कि अमित शाह जी का प्रबंधन जो कौशल है, कौन ज्यादा लोकप्रिय है या फिर किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है, इस पर आप लोगों की टिप्पणी मैं चाहूंगा। कहानी अब लोग कह रहे हैं कि अब विपक्ष बनाम बीजेपी कम और बीजेपी के अंदर की जो मतलब जो गुरिल्ला वार है उसकी ज्यादा बात होगी। ये क्या करते हैं कि जीतने के बाद फिर आपस में जो मनमुटाव होगा अपन कर लेंगे, लेकिन जीतते समय हमको सबको यही करें। बीजेपी ने कोर्स करेक्ट करते हुए इन दोनों ही चेहरे और मोहरे के विकल्प किन को अब तक सोच लिया है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे, और उत्तर प्रदेश में ही रीजनल पार्टी से हम वर्तमान पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। और वर्तमान पॉलिटिक्स पर इसलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि योगी जी की छवि जब हमने शुरुआत में डिस्कस की, वो केंद्रीय नेतृत्व में कहा जाए तो अगर कोई यदि मतलब आम जन से पूछे कि आप किसे देखते हैं केंद्र में आफ्टर पीएम मोदी, तो लोकप्रिय चेहरों में आपको नाम सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का सुनाई देता है। लेकिन जब कहीं भीतर आप चलते हैं, चर्चा करते हैं, तो समझ में आता है कि अमित शाह जी का प्रबंधन जो कौशल है वो पश्चिम बंगाल के अंदर ये सिद्ध करवा के आ चुका है कि देखो हम चेहरा बिना बताए भी एक ऐसे बड़े मतलब जिसको टेरराइज कर रखा था पूरे क्षेत्र को, टीएमसी ने लोगों के अंदर एक भय पैदा कर रखा था, उसके बावजूद हम इलेक्शन निकाल के आ सकते हैं। तो अमित शाह जी की जो टीम है जिसने पश्चिम बंगाल में ये चीज़ प्रूव करी, और कहीं ना कहीं मतलब मीडिया में मैं जब कहीं कुछ पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच में एक हल्की सी रार रहती है कि कौन ज़्यादा लोकप्रिय है या फिर किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है। इस पर आप लोगों की टिप्पणी मैं चाहूँगा। ये अभी शुरू नहीं हुआ है ना? हो चुका है। ओ, हम तो अभी इनफॉर्मल ही चाह रहे थे हम। ओके ये हम इनफॉर्मल ही चाह रहे थे और ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है और हम ऐसे ही ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, मतलब कॉन्शियस नहीं करना चाह रहे थे हम। ठीक है, तो मतलब इस बात को कैसे लेकर चलते हैं आप उत्तर प्रदेश के केस में? देखिए, सीधी सी बात है, जब भी कोई पार्टी वर्चस्व वाली पार्टी बनती है तो उसके अंदर फैक्शनलिज्म होना, अलग अलग गुटबाजी होना, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी की तरह एक मुद्दे या एक कम्युनिटी की बात नहीं करती है कि आप ट्राइबल इश्यूज़ पे जा रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे जा रहे हैं, माइनिंग इश्यूज़ पे नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी को कैचमेंट एरिया में वो जितने ज़्यादा समाज के समुदाय को जोड़ सके उसको जोड़ने की कोशिश करती है, और जितने ज़्यादा मुद्दों को अपने अंदर शामिल कर सके उसको लाने की कोशिश। तो एक प्रतिस्पर्धा जो अंदर के अंदर पार्टी के अंदर होती है वो बढ़ती जाती है जब आप कंफर्टेबल होने लगते हैं कि जीत हमारी पक्की है। तो सवाल है इस जीत का मुखिया कौन हो, चेहरा कौन हो, और आने वाले समय में जब बदलाव की बात हो तो कौन हो। तो एक तो ये नेचुरल है जो कांग्रेस में भी था। अब बीजेपी चूंकि वही दूसरी फेज है, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम का सेकेंड फेज है इंडिया में कांग्रेस के बाद, तो वो बात आ रही है यहाँ पे। रही बात आपकी जो कहानी, अब लोग कह रहे हैं कि अब विपक्ष बनाम बीजेपी कम और बीजेपी के अंदर की जो मतलब जो गुरिल्ला वार है उसकी ज्यादा बात होगी, कन्वेंशनल वार की बात थोड़ी कम होगी, गुरिल्ला वार ज्यादा रोचक होगा खासकर उत्तर प्रदेश में। अब अगर आप लॉजिकली देखें तो अभी तक बीजेपी के पास 2029 की चुनौती ये थी कि यूपी में 80 सीटें, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो 29 डिस्टर्ब हो सकता है, और उस 80 सीटों के साथ योगी भी जुड़े हुए हैं कि उनको आपने डिस्टर्ब किया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसमें क्या आ रहा था कि जो केंद्रीय नेतृत्व हैं जो चाह रहे हैं कि जितने भी चीफ मिनिस्टेरियल कंटेंडर हैं जिसमें योगी सबसे लोकप्रिय हैं उनको थोड़ा उनका स्थान दिखाया जाए, तो ये उनके लिए हिचक थी। अब क्या हुआ है, लॉजिकली सोचें, अब बंगाल ने 42 सीटें जोड़ दी हैं, यूपी कितना भी नीचे जाएगा, जो 2024 में आया था उससे नीचे शायद नहीं जाएगा, 30, 32, 33 सीटें। महाराष्ट्र में 9 सीट आया था, 48 सीट में वो मैनेज हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लॉजिकली देखें तो यूपी में एक्सपेरिमेंट करने की संभावना हो सकती है, उससे बहुत चिंता 2029 के लिए नहीं। बाबा बनाम केंद्र हो सकता है, हो सकता है एक, लेकिन आप असम, त्रिपुरा से लेके उत्तर पूर्व में, बंगाल से लेके आप कर्नाटका, केरला तक चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, गुजरात में भी चले जाएं, मैं गुजरात की भी बात कर रहा हूं, हमने 2022 में ये सवाल हम लोग हमेशा पूछते हैं, लोगों के दिमाग में सक्सेशन प्लान्ड है। अच्छा, अगर पॉपुलैरिटी से जाए तो वो एक राइमिंग भी हो जाती है, मोदी के बाद योगी। लेकिन कई बार होता है कि जो पॉपुलर होता है वो रियल में नहीं होता है, क्योंकि उसमें बीजेपी
एक संगठन निष्ठ पार्टी है, उसमें संघ का भी अपना एक इंटरफेरेंस है, पद्धतियां हैं। तो अगर वैसी स्थिति आ जाएगी तो संगठन अभी केंद्रीय नेतृत्व, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके हर प्रदेश के प्रभारी से लेके जो प्रदेश के संगठन मंत्री, सबको आप देख लें। बंगाल में, उड़ीसा में, बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना में तो एक ही संगठन मंत्री है, सब लोग जानते हैं कि किधर है वो, ठीक है। वैसी स्थिति में संगठनात्मक तौर पे जो सबसे लोकप्रिय, जो माने जा रहे हैं समाज में, उनकी स्थिति कमजोर है और उनकी जो एक इंडिस्पेंसिबिलिटी कि वो अपरिहार्य है, उनको तो आप छू ही नहीं सकते क्योंकि 80 सीट के वो द्योतक है, वो गणित अब कमजोर हुआ है, क्योंकि कैचमेंट में आपको 42 सीटें और आई हैं बंगाल। आप कैसे देखते हैं सर इसको? मतलब कहीं ना कहीं आप योगी बनाम केंद्र को कैसे देखते हैं, बाबा बनाम केंद्र को कैसे देखते हैं? मेरा अपना आकलन है जी। कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर कोई जोखिम नहीं लेगा। तो यदि मान क्या लीजिए जिस तरीके के हालात हैं उसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनना लगभग तय है, क्योंकि आम मतदाता के मन में बैठा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी ही हमें सुरक्षा और संरक्षा दे सकते हैं। ये आम मतदाता के मन में, वहाँ पे कोई जातिगत समीकरण नहीं है। और एक बार जो कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज हैं, अब क्षत्रियों को वो ज़्यादा कर रहे हैं, फिर ये नाराज है। उत्तर प्रदेश घूमने पे आप पाएंगे कि जो वास्तविक मतदाता है, नाराज कौन है? जिसको मिला नहीं। जो वास्तविक मतदाता है वो कहीं रुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस बार जरूर आए, जिससे जो आताताई वर्ग है, जो कमज़ोर हुआ है, वो ख़त्म होगा 5 साल में। वो उनकी अपनी मन स्थितियाँ ये हैं। तो यदि आप 27 का चुनाव जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं, और जो अभी आप 2014 से लेकर 24 तक का यदि आप पूरा देखेंगे समीकरण, तो उत्तर भारत के तमाम राज्यों में आप मैक्सिमम सीट जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश में 29 जीते, राजस्थान संपूर्ण जीते, छत्तीसगढ़ संपूर्ण जीते, ठीक है, ये संपूर्ण सीटें आप जीत चुके हैं। तो आगे कहीं ना कहीं एक मन में ये आशंका तो होगी कि हाँ, हो सकता है कि 2-2, 4-4 सीटें कम हों। तो 2-2, 4-4 सीटें यदि हम लगा ले, 2-2, 3-3 सीटें भी लगाते हैं तो 10 से 15 सीट कम होने के एक आकलन लेकर राजनीतिक दल तो चलेंगे ही। तो जहां आप 100% हैं, वहां आप यदि 15% कम करते तो आपका रेशियो 85% का आता है। तो आप कोशिश करेंगे कि हम 24 में जो हमारी स्थितियाँ यूपी में हुई, तो हम इस बार 29 में 14 दोहराएं। तो जब 14 दोहराने का समीकरण बनेगा तो आप देखेगा कि जो हम मान के चल रहे हैं ना कि योगी जी और अमित जी के बीच में कुछ थोड़ा सा, वहाँ पे दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य जीतना। ये क्या करते हैं कि जीतने के बाद फिर आपस में जो मनमुटाव होगा अपन कर लेंगे, लेकिन जीतते समय हमको सबको एक रहना है। और इसका कई राज्य उदाहरण है। अभी हालिया तो महाराष्ट्र ही है, कितना चला कि अमित जी के और देवेंद्र जी के बीच में है, और एकनाथ शिंदे जी उनके नज़दीक हैं, मोदी जी उनके नज़दीक है, कितना चला, बहुत चला। लेकिन लक्ष्य क्या था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना है। अब यदि समानता देखें तो मुझे योगी जी और मोदी जी में एक समानता दिखाई देती है। दोनों के मन में ये अपेक्षा नहीं किसको टिकट दिया जाए, किसको कहाँ से चुनाव लड़ा रहे, ये आप लोग तय कर लीजिए। हमारा काम है चुनाव प्रचार करना और जिताना। ये दोनों का आप देखिए, काम बटा हुआ है, वर्क डिवाइड। नहीं, इन दोनों की सोच एक है कि आपको देना है टिकट, आप सज्जन जी को दे दीजिए, अंकित जी को दे दीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे खिलाफ बोलने वाला या हमारे खिलाफ चलने वाले व्यक्ति को टिकट मत दीजिएगा। और इसके हम आपको 3 उदाहरण देते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, गोरखपुर की सीट खाली होती है, केंद्रीय नेतृत्व से रमेश शुक्ला को टिकट दे दिया जाता है, और गोरखपुर में शुक्ला परिवार और योगी जी के बीच में 36 का नहीं 36 से ज़्यादा जितना ले सकते हैं आंकड़ा है। और उसी का परिणाम है कि शिवप्रकाश जी अपने गवर्नर बने हुए हैं। जैसे उनको टिकट दिया जाता है, आज़ादी के बाद से कभी न हारने वाली भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर सीट हार जाती है और जीतता है निषाद, और वो निषाद बाद में भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। फूलपुर भी। हाँ, अब उसके बाद आप आ जाइए कि दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी से भाजपा में आते हैं, फिर चुनाव से पहले सपा में चले जाते हैं, सपा से विधायक बनते हैं,
चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। इन्हीं कारणों से तो सर योगी जी पसंद नहीं आते मेरी होंगे। बात सुनिए, अब उसके बाद वो फिर उपचुनाव होता है। उपचुनाव में दारा सिंह चौहान अपनी ही सीट से हार जाते हैं। 17 में सबसे प्रबल दाल मुख्यमंत्री के होते हैं केशव मौर्य जी, अपनी सीट से हार जाते हैं। मेरा ये कहना है कि जो योगी जी को नापसंद है वो नापसंद है, उसमें कोई वो लुकाव छुपाव नहीं करते। ये नापसंद है तो नापसंद है, और नापसंद है तो ये नहीं रहेगा। ये उनकी क्वालिटी है, यही मोदी जी की क्वालिटी है। प्रज्ञा ठाकुर को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें बिल्कुल ये बात हमें सहन नहीं होती। और प्रज्ञा ठाकुर पूरे 5 साल कहाँ थी? संजय जोशी का देख संजय जोशी का देख ली। मतलब वास्तविकता ये है कि कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका बेटा बल्लाबाज, नरोत्तम मिश्रा ने फिल्मों को लेकर बयानबाजी किया तो उनसे बोल दी कि आप तो कुछ ज़्यादा ही बयानबाजी कर रहे हैं, आज कहाँ पे हैं। तो आप दोनों में ये समानता पाएंगे। काम करने में कोई परहेज नहीं, कोई व्यक्ति हो हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि पार्टी का काम करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन जो हमें पसंद नहीं है या जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जो पार्टी के लिए ठीक नहीं, कुछ भी कह लीजिए आप, वो अपने लिए सहन नहीं। दोनों में कहीं छुपाव नहीं, कोई पर्देदारी नहीं है। इस मामले में दोनों में स्पष्टता है। तो आज यदि 27 जितवाते हैं योगी जी, तो 29 तक तो योगी जी ही रहेंगे। ये अच्छा पॉइंट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लस पॉइंट है वो है चेहरा और मोहरा का। चेहरा है अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी, और मोहरा सेट करते हैं अमित शाह जी। और 2014 हम तो ये मान के चलते हैं कि अभी बंगाल जीता के अमित शाह जी ने किया। आप देखिए, कोई बच्चा होता है ना, जब वो क्लास में प्रतियोगिता में फर्स्ट आता है तो कोई नहीं जानता, फिर स्कूल में फर्स्ट आता है तो थोड़ा सा उसकी जान पहचान स्कूल में होती है, फिर जब वो राज्य में आता है थोड़ा, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता वो जीतता है तो कहते हैं अरे भाई साहब बड़ा होनहार बच्चा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से काम करने वाला व्यक्ति, यानी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया गुजरात में, विधानसभा चुनाव में पूरा मैनेजमेंट करते रहे, लोकसभा चुनाव का मैनेजमेंट करते रहे, तब तक अमित शाह जी की उतनी ज़्यादा सिद्धहस्ता बाहर नहीं थी। 2014 में उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास आया, उन्होंने मैक्सिमम सीट जिता दिया। तब ये लगा कि नहीं भाई साहब ये तो बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद लगातार देखिए, उड़ीसा देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए, ये सारे राज्यों में जो प्रबंधन उनका रहा, अब लोग कह रहे कि नहीं भाई साहब बहुत अच्छे मैनेजर हैं वो। तो चेहरा नरेंद्र मोदी जी, अब मोहरा सेट करते हैं अमित शाह जी। तो भाजपा का जो प्लस पॉइंट यही दोनों है। लेकिन क्षेत्र में जो जहां मजबूत है उसको तब तक नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जब तक अपने को आगे वाली व्यवस्था ठीक न कर ली जाए। और आप देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जितना कोर्स करेक्शन किया है, और इसका कोर्स करेक्शन और विपक्ष का अहंकार कि हम तो इतनी जीत गए, तो 24 के बाद विपक्ष को देखिए और 24 में कम सीट लाने वाली भाजपा को देखिए, क्या स्थितियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के बाद में बीजेपी ने कोर्स करेक्ट करते हुए इन दोनों ही चेहरे और मोहरे के विकल्प किन को अब तक सोच लिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकल्प नहीं सोचा। देखिए, अब आप उसको फिर से देखिए, आप पीछे चलते अपन, तो अटल जी आडवाणी जी थे, तो क्या किसी ने मोदी जी को विकल्प के रूप में सोचा था उस समय? जब तक ये दोनों चल रहे हैं ना, तो विकल्प तब सोचा जाता है जब ये लगता है, जब आडवाणी जी कमजोर हुए तो विकल्प के रूप में मोदी जी को लाया गया। लेकिन आज मोदी जी कमजोर नहीं है कि विकल्प के रूप में किसी को लाया जाए। ओके, 2029 में अगर समीकरण बनती है कि योगी जी हटाए जाएं, ये केवल एक काल्पनिक सवाल, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर नेतृत्व संकट नहीं उत्पन्न होगा? देखिए, आपके काल्पनिक सवाल का मैं भी काल्पनिक जवाब दे दूं कि 2029 के बाद यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो योगी जी को हटाया जाए, तो उन परिस्थितियों में ये देखा जाएगा कि वहाँ पे किसको रखा जाए। क्योंकि अभी तक आप जहाँ जिसको हटाए हैं, लगभग समीकरण आपने वही देखा है। ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाया तो ओबीसी को बिठाया। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी के हटने के बाद क्या वहाँ की जनता किसी राजपूत को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी? देखिए, 2 लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको
उनकी जाति से मान्यता नहीं है। आपकी उमा भारती जी, वो ब्राह्मणों की नेता है, वो ओबीसी की नेता है, वो दलितों की नेता है, क्योंकि वो साध्वी है। कभी कोई नहीं बोला कि ये लोधी नेता है। योगी आदित्यनाथ जी को कोई नहीं कहता कि ये क्षत्रिय नेता है। सर यूपी के डिस्कोर्स में तो कॉमन है ये। नहीं, ये हम आप करते हैं, आम जन भी करता है सर। ठाकुर की राजनीति यूपी के अंदर इस समय तो सबसे हम बोल रहे हैं चरम ना, पर है। वही करता है जिसको या तो कुछ हासिल करना है या फ्रस्ट्रेशन में है। इसमें यूपी में है थोड़ा बहुत, यूपी के बाहर नहीं है। यूपी के बाहर जैसे ही आप जाएंगे योगी योगी हैं। हाँ, बस बाहर योगी लेकिन योगी हैं। यूपी में जो वो यूपी जाती है, में- और खासकर वो पूर्वांचल वाले हिस्से में हाँ हाँ इस प्रश्न पे ज्यादा इसलिए घिरते हैं कि जो सर ने बोला कि गोरखपुर जहाँ से वो आते थे वहाँ पे पुराना आप देखें गैंग वॉर भी, ब्राह्मण और माफिया भी जो थे, रेलवे का टेंडर होता था, ब्राह्मण बनाम वो राजपूत माफिया बनाम है, ब्राह्मण ही हुआ सब है। हरिशंकर तिवारी थे वहाँ पे, एक भोला दबंग पांडे वहाँ के। थे। हाँ, ये उस समय वहाँ के एक यंग 26 साल में एमपी बन गए थे 1998 में। जो महंत अद्वैतनाथ इनके जो गुरु थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इनको कहा कि भाई ये कैंडिडेट बनेंगे। तो उसके बाद से इनका इंटरफेरेंस रहा। तो आप हमेशा, ये बड़ा ही आयरनी है कि योगी पूर्वांचल में जहां उनका केंद्र है वहां वो सबसे ज्यादा जातीय घेरे में घिरते हैं, पहचान से घिरते हैं। उनके ऊपर ये आक्षेप भी लगता है। यूपी में लोग कहते भी हैं कि हाँ कि पहले जैसे यादववाद था अभी ठाकुरवाद है। लेकिन जैसे ही आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे, हमने जाटों के बीच में देखा, बड़ा 2022 चुनाव की बात कर रहे हैं, कि आरएलडी उस समय समाजवादी पार्टी के साथ थी। जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी किसान आंदोलन के समय, तो ये सब था। लेकिन जब जाटों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि महाराज ने आके ये जो बोला कि मैं तो मई और जून की गर्मी में भी शिमला वाली सर्दी ला देता हूँ, और कुछ यहाँ का तमंचाधारी है, वो एक उसके ऊपर एक सपा के मुस्लिम नेता थे, उसके ऊपर था। जाटों ने कहा कि मजा आ गया ये बोल के। तो हमने देखा कि जैसे ही आप पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश में पश्चिम की तरफ आते हैं, इनका जातीय जो बंधन है वो टूटता है। और उत्तर प्रदेश से जैसे ही आप बाहर निकले, तो विमर्श में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए योगी एक पॉपुलर, जो हिंदू, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रिक्ट डिसीजन, अब चाहे ना चाहे में जो बुलडोजर जस्टिस करता है, इंस्टेंट जस्टिस करता है। समाज लोकप्रिय चीज़ों को, इंस्टेंट जस्टिस को हमेशा से पसंद करता आया है। वो एक न्याय की अपनी सीमा है जिसमें आप कहते हैं कि भाई प्रोसीजर के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों को ये ठीक लगता है कि यूपी में गुंडागर्दी जिसने ख़त्म किया योगी है। योगी कौन है? जो बिल्कुल किसी भी जाति का गुंडा हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो। खैर अतीक अहमद का एक अलग तरीके से हुआ, लेकिन एक तरह की मान्यता है कि बुलडोजर जस्टिस होती है, जो समाज पसंद कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो योगी और जाति का जो प्रश्न है, वो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे है जहाँ से वो जीत के आते हैं, पूर्वांचल में। नहीं, मैं चूंकि आपने कहा कि मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाओगे तो मान्यता बदल जाती है, लेकिन चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश का है तो ये जाति वाली जो बात है ये है, क्योंकि मैं यूपी के काफ़ी संपर्क में, मेरे काफ़ी सारे लोगों से भी जब बातचीत होती है तो ये निकल के खैर आता है। चलिए, खैर उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, उनको और भी हम डिटेल में करके आएंगे। फिलहाल के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपनी सलाह देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।